13 साल की थी जब उसके सगे चाचा ने उसे अपनी हवस का शिकार बना लिया था। 15 साल की हुई तो चाचा के बेटे ने उसे सारी रात किसी बादशाह दरिंदे की तरह नौचकाया और 17 साल की हुई तो सगे बाप ने उसे जिस्म बेचने पर मजबूर कर दिया। उसका अपना ही बाप उसके जिस्म की कमाई खाता रहा। उसके बदन पड़ने वाले जख्मों में खाना हासिल होने वाली कमाई से उसका बाप अपने लिए शराब खरीद कर पीता था और नई नई कम उम्र की लड़कियों को अपने हवस का शिकार बुझाने के लिए घर पर लाता था। मैं एक राइटर हूँ और लोगों से बातें करके उनकी भावनाओं को शब्दों में उतारने की कोशिश करता हूँ। फेसबुक पर ग्रुप में मेरे कुछ कमेंट देखकर उस लड़की ने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। कुछ दिन बाद नोटिफिकेशन आइकॉन में मौजूद रही। उसके बाद उसने मेरे प्रोफाइल इनबॉक्स में मैसेज किया। खैर मैंने उसके मैसेज का रिप्लाई किया तो कुछ ही बात होने के बाद उसने मेरा व्हाट्सएप नंबर मांग लिया। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार थी। वो किसी को अपना दर्द सुनाना चाहती थी। नंबर लेने के बाद उसने रात मेरे उसकी बीती ज़िंदगी के बारे में पूछने पर उसने सब कुछ बताना शुरू कर दिया और 3 घंटे तक लगातार कॉल चलती रही। उसकी काम पतिया हुई बात से महसूस हो रहा था कि उसके बारे में सब कुछ बताते हुए वह किस किस तकलीफ से गुजर रही थी और शायद उसकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी। इसी दौरान उसने मुझसे कहा, छोड़ो राजेश साहब, मैंने वक्त का भी ख्याल नहीं किया और आपकी फीस तक नहीं पूछी। मैंने कहा, मैं किसी मजबूर और ज़रूरतमंद से कोई फीस नहीं लेता। मुझे बस यह बताएं कि आप कैसे महसूस कर रही हैं। वह बोली, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरे अंदर से बहुत सारा दर्द निचोड़ लिया हो। 3-4 दिन तक रोजाना बात होती रही और आगे की दास्तान कुछ यूँ थी। जब उसका अपना बाप उसे जिस्म फरोशी के धंधा करवा रहा था और उसी दौरान उसकी मुलाकात एक शख्स से हुई। उस शख्स ने अपनी बातों से उसका दिल जीत लिया था और फिर उससे शादी करने की ख्वाहिश का इंतजार किया। अंजलि इस बात पर हैरान थी कि सब कुछ जानते हुए भी जीतू उससे शादी कैसे करना चाहता है। अंजलि की नज़र में जीतू कोई इंसान नहीं बल्कि एक देवता था। वह उस देवता के साथ अपनी सारी जिंदगी इज्जत और चादर तले और मोहब्बत के दामन में गुजारने का ख्वाब देखने लगी। अंजलि के बाप शादी के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं था। मुझे तो बस इसी बात का डर सताता रहा कि अगर अंजलि की शादी हुई तो मेरी आयाशी का पैसा कहाँ से आएगा। जब जीतू ना माना तो अंजलि के बाप ने जीतू से पीछा छुटवाने के लिए 1 लाख रुपए की डिमांड कर डाली। जीतू ने बिना झिझक 1 लाख रुपए अंजलि के पिता को दे दिए और अंजलि को लेकर चला गया। इधर अंजलि खुश थी। वह तो सब समझ रही थी कि मुझे मेरे सपनों का राजकुमार मिल गया है। इससे मुझे नरक से निकाला है और एक इज्जतदार जिंदगी दी है। मैं इसका कर्ज जिंदगी भर नहीं अदा कर सकती। खैर दोनों ने आनन फानन में शादी की और एक छोटे से घर में जिंदगी गुजारना शुरू कर दिया। शुरू के 3 माह तो बहुत खुशी से गुजरे, लेकिन उसके बाद जीतू ने अपनी औकात दिखाना शुरू कर दिया। वो अंजलि को जिस्म फरोशी करने का मजबूर करने लगा। रोजाना का झगड़ा मालूम बन गया और एक बार फिर से अंजलि जिस्म फरोशी के उसी धंधे में वापस लौट आई जहाँ से वह निकल कर आई थी। मगर इस बार मामला कुछ अलग था। इस बार उसे यहाँ लाने वाला कोई देवता था, क्योंकि अंजलि कभी देवता नहीं देखे थे। वह भी जीतू को ही देवता समझी थी। जिस घर में यह किसी पत्नी बनकर आई थी, उसी बिस्तर पर मेरे पति के साथ होती। उसी घर में उसी बिस्तर पर वह अलग अलग समय अलग अलग लोगों गैर मर्दों के साथ होती। 2 बच्चे भी पैदा हो गए। अब यह पत्नी होने के साथ साथ एक माँ भी थी, लेकिन वह अब जिस्म फरोशी के बाजार में रास्ता ही उसकी असल मंजिल थी। अंजलि का पति अंजलि से अपने कस्टमर के साथ कमरे की खिड़कियों में छुप कर देखा करता था और इसी तरह के जीतू को खुशी मिलती थी। उसी दौरान जीतू ने अंजलि को अपनी बहुत सारी मजबूरियां बताने के साथ साथ अपने बच्चों को भविष्य का लालच भी दिया और 3 महीने एक कॉन्ट्रैक्ट पर सिंगापुर भेजने के लिए रजामंद कर दिया। अंजलि अपने बच्चों को छोड़ते रोती हुई 3 महीने के लिए सिंगापुर चली गई। सिंगापुर जाने के दौरान भी अंजलि से बात होती रही और वह मिले दर्द के बारे में मुझे बताती रही। न दिन सुकून था न रात करार था। एक दिन मुझे याद आया कि बहुत बीमार थी, लेकिन फिर भी 5 मिनट बाद या घंटे बाद कोई
कस्टमर आ जाता और वह कॉल कट कर जाती। मैंने आराम करने का मशवरा दिया तो कहने लगे, आराम तो अब मरने के बाद ही मिल सकता है, बल्कि तब भी मुश्किल ही है, क्योंकि गुनाहों की एक लही लिस्ट जो गहरी है। एक दिन मुझे मैसेज आया कि राजेश साहब अब भी बात हो सकती है क्या। मैंने बिजी होने की वजह से माफ़ी चाही, लेकिन उसी ऊपर से का वास्ता दिया और मैं समझ गया कि कोई ज़रूर बड़ी परेशानी है। फिर मैंने खुद ही कॉल कर ली। रोते हुए बताने लगी कि यहाँ जिसका कर्जा उतारने आई हूँ वह वहाँ मेरे बिस्तर पर दूसरी औरतों को लाकर अय्याशी कर रहा है। जो मर्जी करता, कम से कम मुझे तस्वीर और वीडियो तो ना भेजता। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं वहाँ। 1 घंटे तक बात होती रही और कुछ भी देर बाद रिलैक्स हो गई, क्योंकि बात को तो सारी दुनिया सुनने की और तसल्ली देने की होती है। ये सच है कि दूसरों से दर्द बांटने पर दिल को बड़ा सुकून मिलता है। खैर, वह 3 महीने के बाद वापस मसूरी आ गई और फिर 15-20 दिन बाद हमारा कोई राब्ता नहीं हुआ। मैं कुछ दिन बाद दिल्ली से मसूरी के टूर के लिए रवाना हुआ। मेरा स्टेटस देखकर अंजलि ने मुझे मिलने का कहा। अगली शाम हमारी मुलाकात हुई। वह चाहती थी कि उसकी ज़िंदगी पर एक पूरी किताब लिखी जाए, ताकि सारी ज़िंदगी का दर्द उसे किताब में समा जाए, जो मेरी नज़र में बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था, क्योंकि मुझे लगता था कि समंदर को तो जल में बंद किया जा सकता है, कि एक इंसान की ख़ास तौर पर एक ताबिया के दर्द को एक किताब में बंद नहीं किया जा सकता। वो चाय पीते वक्त कहने लगी, राजेश साहब, यहाँ बहुत ही लोग मुझे जानते हैं, तो आपके डर नहीं लगता मुझे मुलाकात करते वक्त आपकी इज्जत और शोहरत खराब हो सकती है। मैंने कहा, मैंने कभी लोगों की फिक्र नहीं की और मैं एक इंसान हूँ और इस वक्त एक इंसान के साथ ही बैठा हूँ। लोग क्या सोचते हैं मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अंजलि ने जवाब दिया, मैं एक इंसान नहीं बल्कि एक ताबियत हूँ। राजेश साहब, मैंने कहा, आप इंसान हैं और मैं एक औरत हूँ। मैं हर औरत की इज्जत करता हूँ, तो आप एक ताबियत को एक औरत जैसी इज्जत देता हूँ क्यों? अंजलि जी, मैं आपकी भी इज्जत करता हूँ। ज़िंदगी में अपने घर की औरतों करता हूँ। कहने लगी, तौबा तौबा राजेश साहब, यह क्या कह रहे हो आप? प्लीज़ अपने घर वालों की औरतों को मेरे साथ मत मिलाइए। मैंने फिर से कहा, आप मेरे लिए उतनी ही काबिल एहतराम इंतजार है जितने मेरे घर की औरतें। वह यह जुर्मा सुनाकर बहुत रोई और जब मैंने रोने की वजह पूछी तो कहने लगी, हमें बस गालियाँ सुनने की आदत होती है, इतने अच्छे जुर्म इल्ज़ाम करने मुश्किल हो जाते हैं। अंजलि को ये थी कि कोई उससे बहुत सारी बातें करे, उसकी बातें सुने, उसकी सारी तान और उसकी तसल्लियाँ दे, उसकी परेशानी में उसे सहारा दे। एक ताबियत के जिम्मेवारी इजाबात दफन हो जाते हैं, उसे मुर्दों का कोई चस्का नहीं होता। वे चाय पीते वक्त उसे लगातार देख रहा था, लेकिन करे वह बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और उसकी आंखें बहुत कुछ छुपाने का हुनर वो खूबी जानती थी। मैं चाय पीते वक्त सोच रहा था कि इतनी खूबसूरत चेहरा यूं टके टके के भाव बिकने के लिए नहीं बनाया होगा ऊपर वाले ने, और ना ही अंजलि ने कभी ऐसा सोचा होगा कि उसकी ज़िंदगी उसे इस रास्ते पर ले जाएगी। लेकिन अपने ही सगे रिश्ते और हालत के गद्दारियों का तूफान इंसान को कहां से कहां ले जाता है। आज के दौर में इज्जत की चादर देने वाले दयालु मर्द किसी किस्मत और देवता से कम नहीं होते। और उसके बाद अंजलि से मेरी कोई बात नहीं हुई, उसने कोई राब्ता नहीं किया। कुछ दिन बाद मैंने राब्ता करने की कोशिश की तो उसका नंबर ऑफ था और व्हाट्सएप और फेसबुक से भी मुझे ब्लॉक कर दिया था। मुझे अंजलि की यह बात याद आई। उसने कहा कि मैं आपसे सिर्फ एक बार मिलना चाहती हूँ। जिस दिन यह ख्वाहिश पूरी हो गई तो मैं आपसे फिर कभी राब्ता नहीं करूँगी। धन्यवाद।